सुप्रभात प्रिय मित्रों, आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे अधिगम कौशल। अधिगम कौशल के अंतर्गत समीक्षात्मक चिंतन, रचनात्मक चिंतन, संप्रेषण कौशल और सहयोग, जो आपके कोर्स में दिया हुआ है, उन सभी का हम अध्ययन करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। पहले अधिगम कौशल। अधिगम का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है? तो अधिगम सामान्य अर्थ में सीखना, व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है। मतलब अधिगम का अर्थ होता है सीखना, परंतु सभी तरह के व्यवहार में हुए परिवर्तन को सीखना नहीं कहा जाता है। व्यवहार में परिवर्तन थकान, दवा खाने से बीमारी, परिपक्वता आदि से भी होता है। मनोविज्ञान में सीखने से तात्पर्य सिर्फ उन्हीं परिवर्तनों से होता है जो अभ्यास या अनुभूति के फलस्वरूप होता है। वास्तव में सीखना ही मनुष्य और जानवरों में विभेद करता है। मनुष्य जन्म के बाद से ही सीखना आरंभ कर देता है और जीवन भर कुछ न कुछ सीखता रहता है। सीखना व्यवहार में वैसे परिवर्तन को कहा जाता है जिसका उद्देश्य व्यक्ति को समायोजन करने में मदद करना होता है। इस प्रकार हमारा संपूर्ण जीवन ही सीखने का परिणाम है। तो ये सीखने का क्या मतलब होता है? अधिगम का क्या अर्थ होता है? अधिगम जन्मजात नहीं होता है, बल्कि यह आनुवांशिक संसाधनों का उपयोग कर दक्षता अर्जित करने की एक प्रक्रिया है। व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। अधिगम नहीं क्या है, अस्थायी यदि परिवर्तन होता है व्यवहार में तो वह अधिगम नहीं होता है। अधिगम जो है अपने अनुभवों द्वारा जो अर्जित किया जाता है, यह आनुवंशिक भी नहीं होता है और जन्मजात नहीं प्राप्त होता है। ये अधिगम में व्यवहार में आए सकारात्मक परिवर्तन ही सिर्फ नहीं शामिल होते हैं, बल्कि व्यवहार में आए नकारात्मक परिवर्तन भी शामिल होते हैं। दूसरे शब्दों में अधिगम व्यवहार में परिवर्तन लाता है, लेकिन इसका आशय यह कदापि नहीं है कि यह परिवर्तन हमेशा सकारात्मक ही होता है। नकारात्मक भी होता है। नकारात्मक मतलब बुरी आदतें भी सीखते हैं लोग, अच्छी आदतें भी सीखते हैं। तो दोनों अधिगम में आते हैं। अब अधिगम कौशल में कौशल किसको कहते हैं, आइए इसका अर्थ हम समझते हैं। कौशल का अर्थ, कौशल का शाब्दिक अर्थ होता है कुशलता, दक्षता, निपुणता अथवा कुशल होने की अवस्था। कौशल शब्द के शाब्दिक अर्थ से ही स्पष्ट होता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को निपुणता के साथ अथवा अपनी मेहनत और अभ्यास द्वारा उस कार्य में दक्षता प्राप्त कर लेता है, तो वह व्यक्ति उस कार्य में कुशलता की अवस्था को प्राप्त कर लेता है और यह कुशलता की अवस्था ही कौशल कहलाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को बार बार दोहराकर उस कार्य में दक्षता प्राप्त कर लेता है, तो वह कौशल कहलाता है। कौशल का मतलब कि दक्षता प्राप्त करना। अधिगम कौशल मतलब सीखने की दक्षता प्राप्त करना अधिगम कौशल कहलाता है। कौशल कोई एक बार में हासिल की गई उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह सोच समझकर निरंतर प्रयास से प्राप्त किया गया वह ज्ञान है जिसका जटिल परिस्थितियों में प्रयोग किया जाता है। भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के तरीके भी
होते हैं, और जब इन कार्यों को करने के तरीके में निपुणता हासिल हो जाती है तो उस कार्य को कौशल कहलाता है, उस कार्य का कौशल कहलाता है। उपरोक्त तथ्यों से यह बात उजागर होती है कि कौशल विभिन्न विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। उदाहरण के लिए लेखन कौशल, वाहन चलाने का कौशल, भाषा प्रबंधन का कौशल आदि। समीक्षात्मक चिंतन। समीक्षात्मक चिंतन एक ऐसी योग्यता है जिससे स्पष्ट रूप से और तर्कयुक्त तरीके से समझा जा सकता है कि उसे क्या करना है और किस पर विश्वास करना है। व्यक्ति हमेशा विवेकपूर्ण कार्य नहीं करता, कई बार स्वार्थपूर्ण तरीके से कार्य करता है। निरर्थक बातें करना, बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना आदि मनुष्य की क्षमता होती है कि वह निर्णय को बदल सके या पूर्ण विश्वास को धारित कर सके। अपने अहम को संतुष्ट करने के लिए व्यक्ति अक्षर अपना बौद्धिक विकास और अवसरों को अनदेखा कर देता है। इसका कारण है कि व्यक्ति हमेशा समीक्षात्मक चिंतन का प्रयोग नहीं करता, इसलिए व्यक्ति के समीक्षात्मक चिंतन कौशल का विकास करना चाहिए। व्यक्ति को समीक्षात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए। कहने का मतलब कि समीक्षात्मक चिंतन का मतलब विश्लेषण करने का, गुण दोष ढूंढने का, जिसको आलोचनात्मक भी कहते हैं। समीक्षात्मक चिंतन की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं, जैसे तर्क संगतता बात करनी चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए, कर्तव्य निष्ठा होनी चाहिए, व्यापक चिंतन होना चाहिए। आगे देखिए, मूल्यांकन की क्षमता, त्रुटियों की पहचान, समस्या समाधान की क्षमता और विचारों की उपायदेयता की पहचान। कुल मिलाके यदि कहा जाए तो हमारे अंदर विश्लेषण की जो क्षमता होती है और विश्लेषण करने की, सोचने की जो क्षमता डेवलप होती है, कौशल विकसित होता है, उसी को समीक्षात्मक चिंतन कौशल कहते हैं। तो ये आपका समीक्षात्मक चिंतन हुआ। रचनात्मक चिंतन, आइए समझते हैं कि रचनात्मक चिंतन क्या है। शब्दों में भाषा को क्रमबद्ध करना, सजाना, संवारना ही रचना कहलाता है। निबंध, कहानी, कविता, नाटक सभी की रचना की जाती है। इन सभी में भाषा का सुसंगठित व परिष्कृत रूप हमारे समक्ष उद्धृत होता है। मनुष्य अपने विचारों की अभिव्यक्ति दो रूपों में करता है, मौखिक एवं लिखित। ये विचारों की अभिव्यक्ति जो है रचनात्मक ढंग से जो करता है उसी को रचनात्मक चिंतन कहते हैं। रचना करने के लिए रचनात्मक चिंतन करना जरूरी हो जाता है। अब नीचे देखिए, रचनात्मक चिंतन या कौशल का जो महत्व है वो क्यों किया होता है, उसको बताया जा रहा है कि इसका महत्व क्या है। रचनात्मक कौशल का छात्रों की अवलोकन एवं तर्क कल्पना शक्ति का विकास करना, क्योंकि यह कल्पना शक्ति और तर्क नहीं रहेगा तो रचना वे नहीं कर पाएंगे। छात्रों की विचारधारा में क्रमबद्धता लाना, छात्रों को कम से कम भाषा में ज़्यादा से ज़्यादा विचारों को व्यक्त करने की योग्यता लाना, ये नंबर गलत शब्द है, योग्यता लाना। अब छात्रों को विषयानुकूल भाषा शैली का व्यवहारिक प्रयोग करने योग्य बनाना, छात्रों को व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग करने योग्य बनाना,
तो ये रचनात्मक चिंतन का महत्व है। इस प्रकार आप इसको समझे होंगे। संप्रेषण कौशल। संप्रेषण कौशल का अर्थ है सामान्यतः संदेशों एवं विचारों के आदान प्रदान को हम पारस्परिक संप्रेषण कहते हैं। संप्रेषण का वास्तविक अर्थ होता है एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति की सूचनाओं एवं संदेशों को भेजना तथा प्राप्तकर्ता द्वारा उसे ठीक और सही अर्थ में समझना, जिस रूप और अर्थ में संप्रेषक चाहता है। संप्रेषण को आंग्ल भाषा में कम्युनिकेशन कहा जाता है। आंग्ल भाषा मतलब अंग्रेजी भाषा में। इस आंग्ल भाषी शब्द का निर्माण लैटिन शब्द कम्युनी से हुआ है। इसका आशय सामान्य विचारों, भावनाओं, सूचनाओं के आदान प्रदान से होता है। इस प्रकार संप्रेषण शब्द सम और प्रेषण दो शब्दों से मिलकर बना है। सम का अर्थ है भली प्रकार, मतलब अच्छी प्रकार, और प्रेषण का अर्थ है भेजना, अर्थात संदेश और सूचनाओं को भली प्रकार प्रेषित करना, जिससे सामने वाला उस संदेश को यथावत भली प्रकार ग्रहण कर सके। इसमें, इस परिभाषा में, इस अर्थ में एक चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है जिसको ध्यान देना अति आवश्यक है संप्रेषण में। वह है कि प्राप्तकर्ता द्वारा उन्हें ठीक और सही अर्थ में समझना, जिस रूप और अर्थ में प्रेषक चाहता है। कहने का मतलब कि प्राप्तकर्ता मतलब सुनने वाला, जिसके पास एक व्यक्ति संदेश अपने विचारों का देता है और दूसरा व्यक्ति उसको समझता है। और होता क्या है कभी कभी कि कोई उन बातों को 50% समझता है, कोई 60% समझता है, कोई 70% समझता है और कोई 100% समझता है। तो संप्रेषण अच्छा उसे माना जाता है जिसका संप्रेषण 100% हुआ है। 100% का मतलब कि जो विचारों को भेज रहा है वह प्राप्तकर्ता भेज रहा है, और जो सुन रहा है, तो सुनने वाला जो प्राप्त करता है, संदेश को प्राप्त कर रहा है, वह जो है ठीक और सही अर्थ में समझे, और इस प्रकार समझे जिस रूप और अर्थ में उसको समझाना चाहता है दूसरा व्यक्ति। हूबहू उसी प्रकार, उसी भाव में, उसी अर्थ में उसको वो समझ ले, तो उसको संप्रेषण कहते हैं। अब आगे देखिए, एक अच्छे संप्रेषण के लिए यह आवश्यक है कि संदेश की स्पष्टता तथा भाषा की सरलता एवं शुद्धता हो। संदेश को सावधानीपूर्वक समझना, संदेश में विश्वसनीयता, संप्रेषण प्रक्रिया की सरलता, संप्रेषण में समयबद्धता, संप्रेषण विधा में लचीलापन और पश्च पोषण की व्यवस्था। तो एक अच्छे संप्रेषण के लिए इन बिंदुओं का होना अति आवश्यक होता है। संप्रेषण का महत्व। संप्रेषण जीवन पर्यंत सीखने की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है।
जिसमें हमारी समस्त इंद्रियां, आँख, कान, हाथ और शरीर के समस्त अंग क्रियाशील रहते हैं। संप्रेषण शिक्षण का वह भाग है जिसमें शिक्षक के निर्देश प्रशिक्षुओं अथवा विद्यार्थी के लिए पथ प्रदर्शन का कार्य करते हैं। बालकों की रुचियों, प्रवृत्तियों तथा भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षक प्रश्नों के माध्यम से संप्रेषित विषयों के प्रति उनकी रुचि, जिज्ञासा व ध्यान केंद्रित करता है। संप्रेषण के द्वारा शिक्षण को रोचक एवं सरल बनाकर शिक्षा की गुणवत्ता में, आगे देखिए, गुणवत्ता में बढ़ोतरी, नामांकन की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि एवं विद्यालय में बच्चों के ठहराव की स्थिति को सुनिश्चित किया जा सकता है। यह तभी संभव है जब संप्रेषण की भाषा शुद्ध एवं स्पष्ट हो, स्वर स्थिर हो, प्रश्न सरल एवं स्पष्ट हो, सार्थक हो, सामायिक एवं कक्षा वातावरण के अनुकूल हो, अन्य आवश्यक परिस्थितियों को स्थान दिया गया हो तथा छात्र ध्यान केंद्रित कर पाते हों, क्योंकि एक सफल शिक्षक श्रेष्ठ संप्रेषण पर आधारित है। एक सफल शिक्षण जो है श्रेष्ठ संप्रेषण पर आधारित है, मतलब संप्रेषण उसका श्रेष्ठ होना चाहिए, 100% होना चाहिए। जिस प्रकार बातों को समझाना चाहता हो वह 100% दूसरों को समझ में आनी चाहिए, जिससे न केवल पाठ की रोचकता बढ़ेगी अपितु अधिगम का अनुपात भी बढ़ेगा। यहाँ अधिगम शब्द है, अधिगम का मतलब होता है सीखना। हम जो है संप्रेषण कौशल को अधिगम के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, मतलब सीखने के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। अधिगम का मतलब होता है सीखना। संप्रेषण के घटक या कारक, फैक्टर ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन की प्रक्रिया जो होती है, संप्रेषण की प्रक्रिया किस प्रकार होती है, यहाँ आप देखिए। प्रेषक मतलब विचारों को भेजने वाला, ऐसे विचारों को संदेश भेजता है, मैसेज भेजता है, वह माध्यम से जो है जाता है दूसरे के पास और फिर वहाँ से प्रतिपुष्टि होता है, फीडबैक मिलता है, उसको फीडबैक मिलता है प्रेषक को, और प्राप्तकर्ता उसको अचीव करता है। प्रापक जिसको जो विचार ग्रहण कर रहा है, और फिर उससे वो प्रतिक्रिया मिलती है, रिस्पॉन्स मिलता है, जिसको जो है प्रेषक देख के समझता है। तो ये जो है एक सर्किल टाइप में संप्रेषण चलता है। इस प्रकार यहाँ चित्र के माध्यम से यहाँ समझाया गया है। प्रेषक के विषय में हम यहाँ पर समझते हैं। प्रेषक एवं माध्यम की सफलता का मूलाधार संदेश होता है। संदेश को सामाजिक विषमता, जातिवाद, संप्रदायवाद, भाषावाद एवं अन्य बुराइयों से आच्छादित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसके स्थान पर लोगों में प्रेम, सहानुभूति, सहयोग, सह-अस्तित्व, शांति एवं आपसी सौहार्द को बढ़ाने वाला होना चाहिए। आगे देखिए। शिक्षण संप्रेषण को प्रभावी बनाने में प्रेषक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यदि संप्रेषण भावी
शिक्षकों को सही दिशा निर्देश देने से संबंधित है, तो प्रेषक को इस बात का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए कि वह प्रशिक्षुकों मतलब सीखने वालों को इस प्रकार संप्रेषित करे जिससे लाभान्वित होकर वह शिक्षक बनने के उपरांत कक्षा में बच्चों को किस प्रकार उनकी रुचियों, आदतों, अभिवृत्तियों, आकांक्षाओं, वातावरण एवं सामाजिक परिवेश का ध्यान रखते हुए पढ़ाएंगे, इसकी जानकारी हो सके। प्रेषक को अपना संदेश भली प्रकार प्रेषित करने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 1, छात्रों की बौद्धिक स्तर, छात्रों का जो बौद्धिक स्तर है उसको ध्यान में रखें। उद्देश्य की जानकारी, स्वयं का व्यक्तित्व, विषय का चयन, पाठ्य योजना का निर्माण, उचित शिक्षण विधि एवं सहायक सामग्री का प्रयोग, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान, कक्षा का वातावरण और बालक का मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य, ये चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। नीचे देखिए, और समवाय या विषयों के सहसंबंध पर आधारित शिक्षण संप्रेषण, अभिप्रेरणा, संदेश, मैसेज। संदेश से आशय पाठ्य वस्तु से है। प्रेषक ग्राही को जो कुछ भी सिखाना चाहता है, इस कार्य हेतु अपना जो अनुभव और ज्ञान वह शिक्षण के माध्यम से प्रेषित करता है, उसे संदेश कहते हैं। यदि एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को सूचना या जानकारी दी जाती है और दूसरा व्यक्ति समझ लेता है, तो यह संप्रेषण कहलाता है। संप्रेषण पूरा होने के लिए संप्राप्ति की आवश्यकता है अथवा किसी के द्वारा कही गई बात को उसी तरह समझ लेना संप्रेषण कहलाता है। उदाहरण, प्रेषक स्कूटर, स्टेशन, स्थान आदि शब्दों को शुद्ध बोलना एवं लिखना सिखाना चाहता है। वह पहले स्वयं शुद्ध उच्चारण करके सिखाएगा। यदि फिर भी ग्राही मतलब सुनने वाला जो है, ग्राही ने उसे सही तरीके से नहीं सीखा है, वह स्कूटर को स्कूटर और सकल स्टेशन को स्टेशन और स्थान को स्थान या स्थान बोलना या लिखता है, तो प्रेषक उसे श्यामपट्ट पर या चार्ट पट्टिका पर लिखकर भली भांति स्पष्ट करके समझाएगा। तो यह है संदेश। मतलब संदेश में उच्चारण और स्पष्टता की आवश्यकता होती है, इसको बताया जा रहा है। फिर माध्यम क्या होता है? माध्यम प्रेषक और प्रापक के बीच मेल कराते हैं। यह दोनों के मध्यस्थता का कार्य करता है। वर्तमान समय में अनेकों संप्रेषण माध्यम प्रचलित हैं, जैसे रेडियो, टेलीविज़न, ओवरहेड प्रोजेक्टर, फैक्स, टेलीफोन, VCR इत्यादि। प्रेषक
अपनी आवश्यकता उपयोगिता को दृष्टिगत रखकर अपने संदेश को प्रेषित करने के लिए किसी एक माध्यम या सभी माध्यमों का सम्मिलित रूप से उपयोग कर सकता है। माध्यम सर्वसुलभ, सस्ता, लोकप्रिय, व्यवहारिक क्रियाविधि को मानने वाला होना चाहिए। ग्राही, ग्राही का मतलब अचीवर क्या है? ग्राही अर्थात ग्रहण करने वाले, प्राप्त करने वाला, सीखने वाला, संप्रेषण के द्वारा दिया जाने वाला ज्ञान। जो ग्रहण करने वाला ग्राही कहलाता है, जो संदेश को ग्रहण करता है वह ग्राही कहलाता है। संप्रेषण के 3 प्रमुख घटक है: संप्रेषण, संदेश, ग्राही। तीनों का ही आपस में अन्योन्याश्रित संबंध है। संप्रेषण, संदेश और ग्राही। प्रतिपुष्टि माने फीडबैक। इसका तात्पर्य है कि संप्रेषक अर्थात शिक्षक ने विद्यार्थियों को किसी भी विषय की महत्वपूर्ण बातों की जानकारी दी, उसको ग्राही ने कितना सीखा, उसे कितनी उपलब्धि हुई, इसको प्रेषक बीच बीच में विद्यार्थियों की सहभागिता हुई, इसको प्रेषक बीच बीच में विद्यार्थियों की सहभागिता से जान लेता है कि वह सीख व समझ रहा है कि नहीं। यदि वह सामूहिक रूप से कम सीख रहा है या उसकी सीखने की उपलब्धि कम हो रही है, तब ऐसी स्थिति में प्रेषक व्यक्तिगत रूप से ध्यान देकर उसकी इस कमी को दूर करता है। बालक को कौन सा विषय किस विधि से पढ़ाया जाना चाहिए, उसकी प्रकृति के अनुसार शिक्षा देने की व्यवस्था करता है। ग्राही को अन्य नामों जैसे प्रापक, प्राप्तकर्ता, ग्राहकर्ता, विषयी इत्यादि नामों से भी संबोधित करते हैं। प्रतिपुष्टि, प्रतिपुष्टि का मतलब फीडबैक। इसका मतलब हुआ जिस प्रकार अधिगम की प्रक्रिया में सीखने वाला व्यक्ति को सीखने की ओर उत्सुक करने के लिए बीच बीच में पुनर्बलन या पृष्ठपोषक दिया जाता है, जिससे सीखने में तारतम्यता, क्रमबद्धता एवं ध्यान की एकाग्रता बढ़ती रहे। उसी प्रकार संप्रेषण की प्रक्रिया में भी प्रापक को समय समय पर प्रतिपुष्टि देना आवश्यक होता है, जिससे वह संदेश के प्रति जागरूक रहता है। प्रतिपुष्टि से प्रापक में नए जोश का संचार होता है और वह प्राप्त संदेशों को वह करके देखने एवं उसकी व्यवहारिकता की ओर वह प्रेरित होता है। उसकी ज्ञानात्मक एवं भावनात्मक विचारधाराएं क्रियात्मकता की ओर अग्रसर होती हैं। अब आगे देखिए संप्रेषण के प्रकार। संप्रेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो इसको ऐसे भी चार्ट के माध्यम से हम समझ सकते हैं। संप्रेषण के प्रकार को यहाँ देखिए, संप्रेषण एक है शाब्दिक संप्रेषण, दूसरा है अशाब्दिक संप्रेषण।
शाब्दिक संप्रेषण जो शब्दों के माध्यम से, अशाब्दिक जो संकेतों के माध्यम से या छू के या बता के इशारे के आधार पर बताए जाते हैं। शाब्दिक संप्रेषण जो है दो प्रकार के होते हैं, एक मौखिक मुंह से बोल के और दूसरे लिखित। मौखिक का मतलब है वार्ता, व्याख्या, कहानी, प्रश्नोत्तर, मौखिक बोलकर संप्रेषण। और लिखित संप्रेषण का मतलब होता है विभिन्न तथ्यों का लिखित रूप में संप्रेषण। अशाब्दिक संप्रेषण देखिए, ये वाणी या आवाज़ का संप्रेषण होता है। आँख एवं मुंह मुद्रा का संप्रेषण होता है। आँखों का इम्प्रेशन, मुंह का इम्प्रेशन, इसकी बात कही जा रही है। स्पर्श या छूकर विभिन्न तथ्यों का संप्रेषण, किसी चीज़ को छूकर संकेत करके बताना, तो ये अशाब्दिक संप्रेषण हुआ। संप्रेषण में सहयोग भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको आपको पढ़ना है। सहयोग का मतलब कि संप्रेषण जो कर रहा है और जो प्राप्त कर रहा है, तो हम संप्रेषित करना चाहते हैं लेकिन प्राप्त करने वाला नहीं सहयोग कर रहा है, तो 100% संप्रेषण नहीं हो पाता है। तो इसलिए सहयोग बहुत आवश्यक है। आइए इसके विषय में 2 लाइन पढ़ते हैं। संप्रेषण में छात्र एवं अध्यापक दोनों से सक्रियता अपेक्षित है, दोनों को सक्रिय रहना आवश्यक है। इसके लिए एक दूसरे का सहयोग अपेक्षित है, अपेक्षा की जाती है दोनों की सहयोग की। जैसे किसी भी विषय को पढ़ाते समय अध्यापक यदि बीच बीच में प्रश्न करता है तो छात्र की जिज्ञासा एवं शिक्षण के प्रति रुचि बढ़ती है और साथ ही उनमें सहयोग की भावना का विकास होता है। तो इस प्रकार जो है विचारों को संप्रेषित करने के लिए करते समय जो है बीच बीच में यदि हम प्रश्न करते हैं तो सहयोग जो है प्राप्तकर्ता से अपेक्षित होता है, प्राप्त होता है।